का यूं आना ठीक नहीं है, लेकिन जो बात उसने मुझसे कही थी मैं तो हैरान रह गई थी। मैंने कहा, कुणाल, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं हॉस्टल में बाहर नहीं जा सकती। कहने लगा, क्यों नहीं जा सकती? मैंने कहा, मेरे पिता इस बात को पसंद नहीं करते। मैं हॉस्टल से सिर्फ अपनी कॉलेज में ही जाती हूँ। मुझे हॉस्टल छोड़ने और लेने भी मेरे पापा ही आते हैं। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, तो क्या कॉलेज में पढ़ने वाली सभी नौजवान तुम्हारे भाई लगते हैं? उसके शब्दों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा कि मैं कॉलेज में भी वाहियात कपड़े पहनकर कभी नहीं जाती हूँ। मैंने आज तक कभी किसी ज़रूरत के बिना लड़कों से बात नहीं की। मेरी बात पर वह थोड़ा सा गुस्से से हंसने लगा और कहने लगा, ये सब बातें मुझे मत सिखाओ। मैं उन बेशरम लड़कियों के बारे में तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इस वक्त तुमसे बहस के मूड में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो उठो। बड़ी मुश्किल से मैंने इंचार्ज को मनाया है। ये कहकर वह जल्दी से खड़ा हो गया। उनका मुझसे बात करने का अंदाज बहुत ही अलग सा था, लेकिन मैं वहीं पर बैठी रही। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जा सकती। मेरी बात सुनकर उन्होंने मुझे हैरानी से देखा था। कहने लगे, क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? मैंने कहा, कुणाल, आपके साथ शादी से पहले कहीं भी नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, तुम मुझे क्या समझती हो? क्या मैं कोई आवारा और सड़क छाप लड़का हूँ जो तुम्हें कहीं भी ले जाऊंगा? तुम सीधा सीधा मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठा रही हो। ये सुनकर तो मैं बहुत डर गई थी। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी जो वो कह रहे थे। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर कहने लगे, क्या मतलब था तुम्हारा? उस वक्त वह बहुत गुस्से में था। कहने लगा, मैं तुमसे दो टूक पूछ रहा हूँ, मुझे हाँ और ना में जवाब दो। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो या नहीं? कुणाल ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा था। मैंने ना में सिर हिला दिया। मेरे माँ बाप के परवरिश के खिलाफ बात थी। मुझे किसी रेस्टोरेंट में ले जाता और अगर पापा का कोई जानने वाला मुझे वहाँ देख लेता तो पापा से ज़रूर कहेगा, और मेरे पापा को ये बात पता चलते ही उनका भरोसा तो मुझ पर से उठ जाएगा ना। ये सुनना था कि कुणाल कहने लगा कि तुम भी अपने पापा और माँ बाप की तरह छोटी छोटी सोच रखती हो। मंगेतर कोई अजनबी नहीं होते। मंगनी का रिश्ता जुड़ते ही ऐसी कोई बात बाकी नहीं रह जाती। लेकिन शायद मैंने ऐसा नहीं सोचा। मेरे नज़दीक जब तुमने मेरे नाम की अंगूठी पहन ली तो बस तुम मेरी हो गई हो। मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन तुम्हारे इस हरकत ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। ये कहकर वह जल्दी हॉस्टल से चला गया। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत कर दिया, शायद मैंने उन्हें समझने में गलती की, या शायद वो मुझे ठीक से जान नहीं पाया। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं जो वे सोच रहे थे। मैं अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन बेहद घबराई हुई थी। बार बार कुणाल की बातों के बारे में सोच रही थी। मेरी दोस्त ने जब यूं परेशान देखा तो वह मुझसे पूछने लगी। उस वक्त तो वाकई ही मुझे किसी हमदर्द की राय की ज़रूरत थी। मैंने मोहिनी से सारी बात कही। मेरी बात सुनकर कहने लगी, तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो तुम्हारा मंगेतर तुम्हें यहाँ खुद लेने आया है और इंचार्ज से उसकी परमिशन भी ली, और तुमने उसे मना कर दिया। तुम्हें उसके साथ जल्दी चले जाना चाहिए था। मुझे देखो, मेरी उम्र 30 साल के लगभग हो चुकी है, लेकिन रिश्ता नहीं आया। मैं यहाँ नौकरी करती हूँ और हॉस्टल में रहती हूँ। आजकल लड़कियों के रिश्ते होना बड़ी मुश्किल हो गया है। तुम्हें अंदाज़ा भी है, अभी तुम कम उम्र की हो, खूबसूरत हो, इसलिए अच्छे रिश्ते भी आ रहे हैं। और जानती हो, एक बार मंगनी टूट जाए तो लड़की के लिए आने वाले रिश्तों के लिए सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर ऐसी भी क्या वजह थी उस लड़की की रिश्ता टूट गया? जरूर आपकी बेटी में कोई कमी होगी। बात तो मोहिनी की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं कैसे जा सकती थी? मैंने ऐसा माहौल अपने घर में नहीं देखा था। मोहिनी कहने लगी, तुम्हारे पास नंबर है अपने मंगेतर का? मैंने नाम में सिर हिला दिया। कहने लगी, तुम पागल हो, अकल से पैदल हो। अच्छा, मुझे बताओ कि वह किस ऑफिस में काम करता है? ये एक इत्तेफाक था। मुझे उसकी कंपनी का नाम मालूम था जहाँ कुणाल जॉब करता था। मैंने मोहिनी को बता दिया। कहने लगी, ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे मंगेतर की कंपनी में जाऊंगी और उससे नंबर लेकर आऊंगी। तुम उससे मेरे मोबाइल से बात करना और माफ़ी मांग लेना। देखो, अगर उसने रिश्ते से मना कर दिया तो तुम्हारे माँ बाप भी पूछेंगे कि वजह क्या हुई है। तुम क्या बताओगी? और वैसे भी तुम यहाँ के रहने वाली थोड़ी ही हो, कोई तुम्हें देख लेगा, किसी को पता भी नहीं होगा क्या हो रहा है। एक मुलाकात ही तो है, कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। मोहिनी की बातें वाकई मुझे ठीक ठाक लग रही थी। मैंने सोचा, वह ठीक ही कह रही है, एक ही मुलाकात की तो बात है। मुझे कुणाल से मिल लेना चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती थी वह मुलाकात मुझे किस दलदल में धकेल देगी। फिलहाल अगला दिन पूरा कॉलेज में गया और वहीं टीचर लेक्चर दे रही थी, पर मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं घुस रहा था।
वापस मैं अपने हॉस्टल आई तो ठीक से खाना भी नहीं खाया। बस मुझे मोहिनी के वापस आने का इंतजार था। वे शाम को 5 बजे तक आ जाती थी, लेकिन अब पूरे 7 बज चुके थे। जब वो आई थी बेहद खुश थी। कहने लगी, मैं गई थी तुम्हारे मंगेतर की कंपनी में नेहा। तुम्हारा मंगेतर तो अच्छा खासा हैंडसम है। तुम तो बड़ी बेवकूफ़ हो जो तुमने उसे मना कर दिया। तुम्हारी जगह मैं होती तो बाहों में बाहें डाल कर जाती उसके साथ। रेस्टोरेंट में बड़ी अच्छी किस्मत पाई है तुमने। फिर उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। कहने लगी, उसमें उसका नंबर सेव है, चलो बात करो उससे। मेरा दिल तो ये सुनकर ही ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। मैंने आज तक कभी टेलीफोन से बात नहीं की थी। फिर वही झिझक आड़े आने लगी थी जो मेरे डर का हिस्सा थी। मोहिनी ने जब मुझे यूं ही बैठे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ? पकड़ो फ़ोन, वे तुम्हारे ही कॉल का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझसे कह रहा था कि अपनी बेवकूफ़ दोस्त को समझाओ। मंगनी का साल तो बहुत ही खुशी यादों को समेटने वाला होता है, लेकिन न जाने कैसी लड़की है जो उन खूबसूरत पलों को समेटने के बजाय बर्बाद करने में तुली हुई है। मैंने धड़कते दिल के साथ मोबाइल पकड़ा था। कुणाल का नंबर मुझे मोहिनी ने मिलाकर ही दिया था। फिर कहने लगी, चलो बात करो, मैं ज़रा अपने लिए कुछ पका कर लाती हूँ। वह कमरे से बाहर चली गई थी। मेरे हाथों में कपकपी उतरने लगी थी। ना चाहते हुए भी मैं बेहद नर्वस हो रही थी। पहले ही बेल पर कुणाल ने फ़ोन उठा लिया था। बड़े गुस्से से हेलो किया था। आवाज़ में बड़ी गुस्सा छलक रही थी। मैंने कहा, मैं नेहा बात कर रही हूँ। कहने लगा, जानता हूँ। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? अब मैं सोच रही थी कि क्या बात करूँ, जबकि पूरा दिन मैंने अपने दिमाग को इसी बात के लिए राजी करती रही। कुणाल से ये कहूँगी, वे कहूँगी, लेकिन अब लग रहा था दिमाग का बिल्कुल भेजा खाली हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कहाँ से करूँ। कुछ देर तो मैं दिमाग में शब्दों को ही ढूंढती रही। कुणाल कहने लगा, क्या सोच रही हो? तुम्हारी बातों को सुनने के लिए तो मैं बेताब हूँ, और प्लीज़ मुझसे वही बातें करना जो मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने बस कुछ ही शब्द बोले थे। खैर थी। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मेरी बातों की वजह से शायद आपको दुख पहुंचा होगा, लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था जो आप समझ रहे हैं। वह कहने लगा, छोड़ो इन बातों को, मुझे बताओ कि कल किस वक्त तुम्हें लेने आऊँ। इस बात ने मेरे दिल की धड़कनों को और भी ज़्यादा बढ़ाकर रख दिया था। मैंने कहा, शाम को 5 बजे, लेकिन मैं बस 1 घंटे के लिए ही आपके साथ जाऊँगी। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगा। कहने लगा कि उसका फैसला मुझ पर छोड़ दो, अब तुम्हारे सारे फैसले मैं खुद लिया करूँगा। अगले दिन मोहिनी ने ही मुझे तैयार किया था। मैं तो बस एक सादा सा कॉटन का सूट पहनकर ही तैयार हो गई थी। वह कहने लगी, यूँ जाओगी ठीक है, तुम खूबसूरत हो, लेकिन इतनी भी हसीन नहीं हो। मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। मैं उसे मना करती रही, लेकिन उसने हल्का फुल्का मेकअप मेरे चेहरे पर कर ही दिया था। फिर मेरे बाल भी खुला छोड़ दिया था, लेकिन मैंने जल्दी से बालों का जूड़ा बना लिया था। मैंने कहा, ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहने लगी, तुम अपनी हरकतों से ज़रूर खुद को किसी मुश्किल में डाल लोगी। जिस तरह की तुम्हारी सोच है, आजकल के लड़के इन बातों को पसंद नहीं करते। अरे, उन्हें भरोसे और बोल्ड लड़कियाँ पसंद है। और ख़बरदार, जो तुमने रेस्टोरेंट में जाकर कोई उल्टी सीधी हरकत की तो। मोहिनी मुझे समझाने लगी। मैंने कहा, ठीक है, कुछ नहीं कहूँगी। मुझे लगा रेस्टोरेंट में जाकर खाना ही तो खाना है, खाकर वापस आ जाऊँगी। जो वो बातें कहेगा उसका हाँ ना में सिर हिला दूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी जगह पर जाने का कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, और ना ही ये मालूम था कि मंगेतर आपस में क्या करते हैं। 5 बजे ही मुझे वार्डन ने आकर कहा, तुम्हारा मंगेतर तुम्हें लेने आ गया है, और इंचार्ज से भी परमिशन ले चुका है। मैंने अपनी एक चौड़ा सा दुपट्टा लिया और अपने ऊपर ओढ़ लिया। मोहिनी कहने लगी, तुम क्या ये बाबा बनकर जा रही हो इस दुपट्टे को ओढ़ कर? मैंने कहा, नहीं, ये दुपट्टा मुझे अच्छा लगता है, मैं उसे नहीं उतार सकती। मोहिनी मुझे घूर कर देखने लगी। मेरा दिल बेहद डर में था। पहली बार मैं ऐसा कोई कदम उठा रही थी जिससे मेरे घर वाले बिल्कुल अनजान थे। कुणाल आज बहुत खुश लग रहा था। फ्रंट सीट पर उसके साथ बैठी बेहद नर्वस हो रही थी। मुझे गाजियाबाद से दिल्ली लेकर आ गया था, जहाँ पर कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम था। पूरे रेस्टोरेंट में बिल्कुल धीमी धीमी सी रोशनी थी, और हर टेबल पर एक कैंडल लगी हुई थी। एक टेबल के पास मुझे ले गया। मैं बेहद घबरा रही थी। कैंडल की रोशनी में कुणाल बिल्कुल बराबर में बैठी थी। मुझे उसकी नज़रों से तेजी सी महसूस होने लगी थी। मुझे अपने बदन में चूटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होने लगी थी। कुणाल कहने लगा, नेहा, तुम बेहद खूबसूरत हो। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था तो मैं अपने होश ही खो बैठा था। फैसला कर लिया था कि शादी सिर्फ तुमसे ही करूँगा, लेकिन मुझे तुम्हारे पापा की आदतें बहुत बुरी लगी थी। कितनी इच्छा थी मेरी कि मैं तुम्हें अपने हाथों से अंगूठी पहनाता, लेकिन उन्हें ये कहकर वह चुप सा हो गया था।
मुझे उसके मुंह से अपने पापा के बारे में इस तरह की बातें बुरी लगने लगी थी। मैंने कहा, हमारे यहाँ नहीं होता। वह कहने लगा, बस करो, ये सब दिखावे और चोचले हैं। वैसे तो तुम्हारे परिवार में लड़कियों को कॉलेज में पढ़ाते हैं, क्या वे नहीं जानते कॉलेज में क्या कुछ होता है? ये सुनकर मैं हैरान हुई थी। कुणाल की तरफ देखा था। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप सोच रहे हैं। अगर कुछ लड़कियां कुछ गलत करती हैं तो वह उनकी अपनी समस्या है। हर लड़की को उनके साथ शामिल नहीं कर सकते। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा, मैं बहस करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। उन्होंने कुछ चीज़ ऑर्डर की। खाना हल्की फुल्की बातों के बीच खाया गया था। उसके बाद उन्होंने बड़ी बेशर्मी से मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरे तो जैसे जान पर बनाई थी। फिर अपनी जेब से एक मखमली दुपट्टा निकाली और एक अंगूठी मेरे हाथ में पहना दी, और जो उनकी माँ ने पहनाई थी वह उतार कर उन्होंने मेरी दूसरी उंगली में पहना कर कहने लगे, बस ये चाहता था। क्या इसमें कोई बुराई थी? कुणाल की बात पर मैं चुप सी हो गई थी। शायद उसकी छोटी सी इच्छा थी जो वह पूरी कर चुका था। मुझे लगा अब मुझे वैसे हॉस्टल छोड़ देगा, मगर वह कहने लगा, उसी होटल के कमरे में उसका दोस्त ठहरा हुआ है। कुणाल से उसको कुछ काम है, इसलिए मैं उसके साथ कुछ देर के लिए होटल के कमरे में चलूं। मैं उठकर खड़ी हो गई। कुणाल के साथ लिफ्ट में तीसरी मंजिल पर गई थी, लेकिन जैसे जैसे मैं कमरे की तरफ बढ़ रही थी मुझे थोड़ी सी बेहोशी छाने लगी थी। मुझे लगा जैसे मेरा पूरा सर चकरा रहा है। मैंने अपने हाथ से अपना सर पकड़ा था। मैंने कहा, कुणाल, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये सुनकर बजाय कुणाल परेशान होने के मुस्कुराने लगा। कुणाल ने मुझे बाजू से पकड़ा तो मैं अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन बिना उसके सहारे के शायद मैं चल नहीं पा रही थी। मुझे सब कुछ घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। एक कमरे के बाहर कुणाल खड़ा हुआ, चाबी से दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर ले गया। अंदर का माहौल काफ़ी डरावना सा लगा। बल्ब की रोशनी जल रही थी। कमरे में अचानक किसी चीज़ की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। कमरे में कुणाल के अलावा कोई और नहीं था। मैं बार बार अपने सर पर अपना हाथ मार रही थी, खुद को होश में लाने की कोशिश कर रही थी, जो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। मेरे होश उस वक्त उड़े जब कुणाल ने मुझे बेड पर धकेला, और उसके बाद कुणाल ने मेरे ऊपर से मेरे दुपट्टे को उतार कर एक तरफ फेंका था। मेरे गले से दुपट्टा भी बड़ी बेरहमी से उतारा था। चाहकर भी उसका हाथ रोक नहीं पा रही थी। मेरा सर अभी भी चकरा रहा था। मैंने कहा, कुणाल, आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने मेरे बालों का जूड़ा भी खोल दिया, मुझे अपने साथ लगाए, मेरी कुछ गंदी तस्वीर लेने लगा। मैं अपने आप को छुड़वाना चाह रही थी, लेकिन कुणाल की बदतमीजियाँ बढ़ने लगी थी। मेरे हाथ के साइड टेबल पर एक रखा हुआ गुलदान पकड़ में आ गया। मैंने वही उसके कंधे पर मारना शुरू कर दिया। वह मुझसे पीछे हट गया। उससे पहले कि वे कोई और बदतमीजी करता, मैंने जल्दी से खड़ी हो गई। मैंने होटल के कमरे का दरवाज़ा खोला और लड़खड़ाते कदमों से लिफ्ट तक पहुंची थी। उस वक्त ना तो मेरे गले में दुपट्टा था, मेरे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे, लेकिन मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए जो कर सकती थी वह कर रही थी। मैं जैसे ही लिफ्ट के अंदर गई, सामने से कुणाल आता हुआ नजर आ रहा था, जो मेरी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा था। मैंने जल्दी से लिफ्ट का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, इससे पहले कि वह मुझ तक पहुँचता। लिफ्ट बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, तेज कदमों से मैं उस होटल से बाहर निकली थी, लेकिन मुझ पर बेहोशी छाने लगी थी। मैं ज़बरदस्ती खुद को जगाने की कोशिश कर रही थी। सामने ही एक टैक्सी मुझे नज़र आ गई। मैं रो रही थी। जल्दी से उस टैक्सी के पास आई, जिस पर बैठा हुआ ड्राइवर अपनी फ्रंट सीट पर अपनी दोनों टांगे स्टीयरिंग पर डाले, सर की टोपी मुंह पर रखकर सो रहा था। मैंने उसकी खिड़की का शीशा बजाना शुरू कर दिया। उससे पहले कि कुणाल वहां पहुंचता, मैं वहां से चली जाना चाहती थी। उस नौजवान ने टोपी अपने मुंह से उतारी और मुंदी आंखों से मुझे देखने लगा। उसने शीशा खोला और कहने लगा, टैक्सी खाली नहीं है, मेरे यात्री अंदर बैठे खाना खा रहे हैं, आप कोई और टैक्सी कर लें। मैं रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, भगवान के लिए मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा दो। मैंने उसके बाद उसे सोचने का मौका तक नहीं दिया। मैं जल्दी से पिछली सीट पर बैठ गई, दरवाज़ा बंद किया और उससे कहा कि जल्दी से गाड़ी चलाओ, मेरे पीछे कोई गुंडा पड़ गया है। ये सुनकर वह लड़का जल्दी से होश में आया था। उसने गाड़ी स्टार्ट की और जल्दी से मेन रोड पर ले ली। मैंने पीछे पलटकर देखा तो कुणाल मुझे ही जाते हुए देख रहा था। मैंने जल्दी से उस टैक्सी ड्राइवर को हॉस्टल का पता बता दिया था। वह कहने लगा, कौन पीछे पड़ गया था आपके? लेकिन मैं उससे क्या बताती, मैं रोए जा रही थी। फिर उस नौजवान ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मगर खुद पर ओढ़ी हुई शॉल उसने उतारी और एक हाथ से पीछे की तरफ मुझे पकड़ा दिया। कहने लगा, उसे खुद पर ओढ़ लो। मेरा दिमाग तो इस तरह चकरा रहा था, ये तक होश नहीं था। मैं बिना दुपट्टे के ही उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। मैं उससे शॉल लेकर
खुद पर लपेट लिया। लेकिन उसके बाद मैं अपने होश हवास खो बैठी थी। शायद कुणाल ने मुझे बेहोशी की दवाई पिलाई थी, जिससे मुझे अपना सर बुरी तरह घूमता हुआ नजर आ रहा था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने हॉस्टल के कमरे में थी। मेरे दोस्त मेरे पास बैठी हुई थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं वहाँ कैसे पहुँची थी। मैंने आंखें खोली तो मेरी दोस्त मोहिनी कहने लगी, कृपा है होश तो आया तुझे। मुझे सब कुछ धुंधला सा याद आने लगा। मैं उसके साथ लगकर रोने लगी। रोते रोते मैंने उसे कुणाल की घटिया हरकतों के बारे में बताया तो बजाय उसे बुरा भला कहती वह मुझे ही डांटने लगी, ऐसा तो मंगनी में होता ही है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी ये सब करने की। अब अगर उसने शादी से मना किया तो मोहिनी की बात सुनकर मुझे अफसोस हुआ था। मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे शादी करूंगी? मैं उससे कभी भी कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। फिर मुझे याद आया कि मैं तो टैक्सी में वापस आई थी और उसी में बेहोश हो गई थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ तक किसने छोड़ा? वह कहने लगी, कोई टैक्सी ड्राइवर था, वह लाया था। कह रहा था ये मैडम बहुत परेशान थी और रो रही थी। इस हॉस्टल का उन्होंने मुझे पता बताया था, लेकिन यहाँ पहुँचने से पहले ही ये लड़की बेहोश हो गई थी। फिर वार्डन के साथ कुछ लड़कियाँ तुम्हें उठाकर कमरे तक ले आईं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल पागल और बेहोश थी। मैं ये सोच रही थी, क्या ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं? टैक्सी ड्राइवर मेरी बेहोशी का फ़ायदा उठा सकता था, वह मेरे साथ कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने हिफाजत से मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुंचा दिया था। मैंने भगवान की बहुत कृपा की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी जो कुछ मेरे साथ आगे होने वाला था वह एक बहुत खतरनाक परेशानी थी। अगले दिन ही मुझे अननोन नंबर से फ़ोन आया था। मोहिनी ने मुझे कहा कि कुणाल का कॉल है। मैंने कहा, मुझे बात नहीं करनी उससे, कहो कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है और जो है वह मैं तोड़ दूंगी। मोहिनी मुझे घूरने लगी, कहने लगी, एक बार उससे बात करो और जो भी तुम लोगों के बीच में नाराज़गी है उसे ख़त्म कर लो। मैंने गुस्से से फ़ोन पकड़ा था। मैं कुणाल को खड़ी खड़ी सुनाना चाहती थी, लेकिन जो बात उसने मुझसे कही मेरे होश उड़ाकर रख दिए थे। कहने लगा, मैंने मोहिनी के नंबर पर कुछ तस्वीर भेजी है, उन्हें देख लो। जो काम मैं तुम्हें बेहोशी में रखकर करना चाहता था अब पूरे होश हवास में करूँगा, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे साथ विदा होकर मेरे घर आओ तो आज ठीक रात 10 बजे तुम उसी होटल के रूम में पहुंच जाना जहां से तुम भागकर गई थी। और ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने जल्दी से मोहिनी का व्हाट्सएप ऑन करके देखा तो मैं सांस लेना ही भूल गई थी। मैं ये जानती थी कि कुणाल ने मेरे साथ तस्वीर ली है, लेकिन वह किस तरह की है ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस वक्त पूरा होश में नहीं थी, इसलिए मुझे थोड़ा याद था। सब कुछ किसी सपने की तरह लग रहा था, लेकिन उन तस्वीरों ने तो मुझे जैसे ज़मीन के अंदर गाड़ कर रख दिया था। मैं रोने लगी थी। मोहिनी ने जब ये तस्वीर देखी तो मेरी बातें सुनी। कहने लगी, उसकी बात मान लो वरना तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैंने कहा, मैं ये पाप नहीं कर सकती। मोहिनी कहने लगी, बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता? अगर तुमने शादी से मना कर दिया और तुम्हारी तस्वीर वायरल कर दी तो सोचो, तुम तो बदनाम होकर रह जाओगी। कोई तुमसे शादी नहीं करेगा और ये बात तुम्हारे घर वाले भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं मोहिनी को बुरा भला कहने लगी। मैंने कहा, तुमने मुझे गलत राय दिया। काश कि मैं तुम्हारी बात ना मानती और मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में ना जाती। मोहिनी चुप हो गई। कहने लगी कि मैं नहीं जानती थी ये सब हो जाएगा, लेकिन अब मैं तुम्हें सही राय दे रही हूँ। उसकी बात मान लो, लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकती थी। लेकिन अगले दिन जो खबर मुझे सुनने को मिली मैं सोच भी नहीं सकती थी, और वार्डन ने बताया कि तुम्हारे घर से फ़ोन आया है। मेरा दिल तो धड़क कर रह गया था। मैं समझी शायद कुणाल ने मेरी तस्वीर वायरल कर दी है। मैंने जब फ़ोन उठाया तो मम्मी रो रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ मम्मी? वह कहने लगी, तुम्हारे पापा को अटैक हुआ है और हम सब गाजियाबाद के अस्पताल में हैं। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। पापा को पैरालाइज अटैक हुआ था। डॉक्टर ने कहा था अगर उन्हें कोई भी सदमा हुआ या तकलीफ की खबर पहुंची तो अटैक दोबारा हो सकता है। ये सुनकर तो मैं बेहद परेशान हो गई थी। अगर कुणाल ने रिश्ते से मना कर दिया तो मैं क्या करूंगी? लेकिन दूसरा रास्ता मेरे सामने जो था वह पाप का था, जो मैं नहीं करना चाहती थी। मैं बेहद परेशान थी। मैं अपने माँ बाप के साथ ही वापस घर चली गई। मेरे माँ बाप ने मेरे ससुर को फ़ोन किया और कहने लगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ ये शादी जल्द से जल्द कर ली जाए। ये सुनकर मैं परेशान हो गई थी, कहीं कुणाल मना ही ना कर दे। जबकि मैं ये सोच रही थी मैं घर जाकर अपने माँ बाप को भरोसे में लूँगी और कुणाल की सारी बातें उन्हें बता दूंगी, इस रिश्ते से मना कर दूंगी। लेकिन जो हालत मेरे पापा की थी, मैं अपने पापा की ज़िंदगी का रिस्क नहीं ले सकती थी। अगले दिन मेरे घर में
ससुर आए थे, मेरा दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था, कहीं वे रिश्ता ख़त्म ही ना कर दे। लेकिन 15 दिन के बाद की शादी की तारीख देकर चले गए थे। मैं समझी कि शायद कुणाल मेरी बात को समझ गया होगा। अच्छा हुआ, अब तक मामला सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। लेकिन ये मेरी शायद भूल थी। मेरी माँ के फ़ोन पर कुणाल की बहन का फ़ोन आया। मेरी माँ मुझे कहने लगी, तुम्हारी ननद तुमसे बात करना चाहती है। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया, मुझे कुणाल की आवाज़ सुनाई दी। वह कह रहा था, अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे बाप की ख़राब तबीयत सुनकर मैं अपनी बेइज्जती भूल जाऊँगा तो गलत समझ रही हो। शादी के वक्त तुम्हारी तस्वीर सबके सामने दिखा दूंगा। ये सुनकर मैं रोने लगी। कुणाल की विनती करने लगी वह ऐसा ना करे, और वह कहने लगा, अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम मेरी शर्त पूरी करो। उसने मुझे मेरे ही मोहल्ले के खाली घर का पता बताया। कहने लगा, ये घर कब से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। रात के 10 बजे यहाँ पहुँच जाना, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। और वह अब भी अपनी जिद पर अड़ा था। मैंने उसकी बात पर हामी भर ली। जैसे जैसे रात का अंधेरा छा रहा था, मेरा दिल डूबने लगा था। सब सो चुके थे और वादे के हिसाब से मुझे घर से बाहर निकलना था। मैं नहीं जानती थी जब कुछ दिन के बाद बारात आनी है तो कुणाल ये सब क्यों करना चाहता है। वह क्यों इज्जत से मुझे अपनाने के बजाय शादी से कुछ दिन पहले ही मुझे बेबस करके पाप करवाना चाहता है। मैंने एक चौड़ा सा दुपट्टा लिया और धीमी कदमों से अपने कमरे से बाहर निकली। अब मैं बाप की जान और अपनी इज्जत बचाने के लिए इस कदम को उठाने के लिए और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मुझे पापा की खांसने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपना बाहर निकला हुआ कदम अंदर कर लिया। मैं ये नहीं कर सकती थी। मैं अपने पापा के भरोसे को तोड़ नहीं सकती थी। मैं फिर वापस अपने कमरे में आ गई और खुद को समस्याओं के हवाले कर दिया। उसके बाद मैंने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया। मेरी ननद के बहुत बार फ़ोन आए, मुझसे बात करना चाहती थी और मैं जानती थी वह कुणाल है। मैं ये भी जानती थी कि शादी के बाद वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा। उस टाइम मुझे सिर्फ अपने पापा की फ़िक्र थी। मेरी शादी का दिन भी आ पहुंचा था। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी, नर्वस थी, क्योंकि मैं नहीं जानती थी मेरे साथ क्या होने वाला था। कुणाल मेरे साथ अब कौन सा नया खेल खेलने वाला है। बस ये था कि मेरा दिल अब तसल्ली में था कि मैंने अब तक कोई पाप नहीं किया था, इसलिए भगवान मेरी ज़रूर रक्षा करेगा। मेरे पापा बहुत खुश थे, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। भाई ने भी उनसे कहा कि आप आराम करिए, हम सारे इंतज़ाम संभाल लेंगे। लेकिन नहीं, वे कहने लगे, मेरी बेटी की शादी है, जब तक मैं काम नहीं करूँगा कुछ भी नहीं होगा। बारात का सारा इंतज़ाम हो चुका था। 8 बजे बारात आने का टाइम था, लेकिन 9 बज गए थे। अभी तक बारात नहीं आई थी, लेकिन ऐसे देर हो जाती है। मेरा इंतज़ार बहुत लंबा होने लगा। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। मेरे पापा कई बार फ़ोन कर चुके थे, लेकिन कुणाल के घर वाले फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मेरे पापा ने कुछ बारातियों को भेजा कि पता करिए कि बारात क्यों नहीं आई। लेकिन जब वहाँ पर जाकर देखा, खबर मिली कि कुणाल घर से गायब है। उसने कहा है कि आपकी बेटी का करैक्टर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए शादी नहीं करूँगा। ये सुनना था कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं तो समझी थी कि शायद वह मेरी इज्जत रख लेगा, लेकिन नहीं। ये सुनकर मेरे बाप का हाथ सीने तक चला गया था। कहने लगे, मेरी बच्ची पर लगा इल्ज़ाम झूठा है। लेकिन मेरे भाई ने कुछ तस्वीर मेरे पापा के हाथ में पकड़ाई और मुझे घूर कर देखने लगा। मेरे पापा ने जैसे ही मेरी तस्वीर देखी तो मुझे कोसने लगे, ये क्या किया तूने। मैं रोने लगी। अब मैं अगर सच्चाई बताती भी तो मेरी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। मेरी माँ ने तस्वीर पकड़ी और फाड़ कर फेंक दी। कहने लगी, ये तस्वीर झूठी है। मैं मानती हूँ कि मेरी बच्ची ऐसी नहीं है, लेकिन ये बात वहाँ मौजूद सब मेहमानों को पता चल चुकी थी। मेरे बाप ने सबके सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, मेरी बच्ची की इज्जत रख लो। घराती का कोई भी लड़का मेरी बच्ची से शादी कर लो। लेकिन कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। मैं दुल्हन बनी खड़ी रो रही थी। हर तरफ चुप्पी थी। सब मेरे पापा को अजीब नज़रों से देख रहे थे। अपने घरों को वापस जाने लगे। मेरे घर में अब कोई भी नहीं आता था। मेरे घर के लोग रोए जा रहे थे। मेरे भाई और मेरी माँ मुझे बुरा भला कहने लगे। मेरे पापा तो बुत बने कुर्सी पर बैठ गए। वे किसी से बात नहीं कर पा रहे थे, ना बोल रहे थे। एकटक मुझे देखे जा रहे थे। मैं रोए जा रही थी। जब हमारे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई, उस वक्त एक नौजवान हमारे घर में दाखिल हुआ। ये वही था, टैक्सी ड्राइवर। उसके हाथ में वे अंगूठी थी जो मुझे रेस्टोरेंट में कुणाल ने पहनाई थी। शायद उसकी टैक्सी में गिर गई थी। वे अंदर आया। ये सब देखकर मेरे भाई से कहने लगा, ये अंगूठी आपकी बहन की है, मेरी टैक्सी में रह गई थी। बड़ी मुश्किल से आपके घर का पता ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे भाई ने अंगूठी उसके हाथ से छीन ली
और कहने लगा ठीक है तुम जाओ यहाँ से। और मुझ पर भड़कने लगा, कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आई, ऐसी हरकतें करते हुए तुम दिल्ली कॉलेज में पढ़ने जाती थी या फिर ये सब करने जाती थी। मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है। कहने लगा कि चलो मान लिया कि तस्वीर झूठी है, मगर अब मुझे ये बताओ तुम्हें कौन ब्याह कर ले जाएगा, कौन तुम्हें इज्जत देगा, कौन तुम्हारी बात को सच मानेगा। तुम्हारी वजह से तो हमारी इतनी बदनामी हो गई है, छोटी बहन के लिए भी रिश्ता नहीं आएगा। तुम ऐसा करो इस घर से निकल जाओ। मेरी माँ भी रोने लगी, कहने लगी काश कि तुम मर जाती, हमें ये बदनामी तो ना देखनी पड़ती। कुणाल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। उसी वक्त वह नौजवान कहने लगा कि आपकी बहन सच कह रही है, मैं उस लड़के को जानता हूँ, वह अच्छा लड़का नहीं है। मेरे भाई कहने लगा अच्छा अगर तुम जानते हो कि मेरी बहन ठीक है तो तुम उससे शादी कर लो, ले जाओ उसको यहाँ से। ये सुनकर मैं हैरानी से अपने भाई को देखने लगी और टैक्सी ड्राइवर कहने लगा ठीक है आप मेरी शादी उसके साथ करवा दीजिए, मुझे उस लड़की की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर मेरे बाप ने बड़ी बेचैनी से उसकी तरफ देखा, जो कि कब से पत्थर की मूरत बनकर बैठे थे। पापा उस लड़के से कहने लगे जाओ जल्दी से पंडित जी को बुलाकर लाओ और उसकी शादी संपन्न करवाओ। मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि तुम दोबारा से इस घर का रास्ता कभी मत देखना। सिर्फ अपने पापा के गले लगकर रोई थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे मुझे अपने खून पर पूरा भरोसा है और जो तुम्हारे लिए मेरे भगवान ने अच्छा समझा उसी को तुम्हारे पास भेज दिया। मैं विदा होकर उस ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठ गई थी। उस टाइम भी मैं रोई जा रही थी। वह कहने लगा कि जब मैं उसकी टैक्सी में उस दिन बैठी थी तो कुणाल को मेरे पीछे आते हुए देख चुका था और वह कुणाल को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में बहुत सी लड़कियों को डेट करने के लिए बुलाता रहता है, क्योंकि वह लड़कियों को उसके टैक्सी में कई बार उस रेस्टोरेंट में ले गया था और उनकी बातचीत से अंदाज़ा लग चुका था कि कुणाल एक अच्छे कैरेक्टर का लड़का बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन मैं बेहोशी की हालत में उस ड्राइवर को सारी बात बता चुकी थी, इसलिए वह जान चुका था मुझे धोखे से बुलाया गया था। वह टैक्सी ड्राइवर मुझे अपने छोटे से घर में ले आया जहाँ पर वह अकेला रहता था। वह बहुत अच्छा दिल का मालिक था, ईमानदार था और शरीफ था। उनकी आमदनी कम थी लेकिन वह ईमानदारी की कमाई रोज़ कमाता था। मैं उसके साथ बहुत खुश थी और ज़िंदगी बिता रही हूँ। उसने कभी भी मेरे बीते हुए कल के बारे में ना तो जानने की कोशिश की, ना ही मुझसे सवाल किया, ना मुझ पर शक किया, बल्कि कहता था मैं बहुत खुश नसीब हूँ नेहा कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। मुझे अपनी माँ की पुरानी बात याद आने लगी, औरतों के लिए भगवान ने पवित्र आदमियों को ही चुना है और ऐसा ही था। मैं भगवान के इस फैसले पर बेहद तसल्ली में थी और खुश हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।